हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का राजनीति शास्त्र और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि सत्ता में साझेदारी का क्या मतलब है। तो सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में उस देश में रहने वाले जो सभी वर्ग हैं उन सभी वर्गों का हिस्सेदारी, यानी कि देश के शासन व्यवस्था पर किसी एक समुदाय का, किसी एक वर्ग का या किसी एक रंग का मतलब प्रतिनिधित्व ना हो। मतलब ये कि किसी भी देश में, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी देश में मान लीजिए दो तरह के लोग रहते हैं। एक मान लीजिए ए है और दूसरे तरीके के जो लोग हैं वो बी हैं। तो अगर ए तरीके का लोग पूरा का पूरा देश का शासन व्यवस्था चलाए और बी तरीके के लोगों पे वो ध्यान नहीं दे तो बी तरीके के जो लोग हैं वो क्या समझेंगे, अपने आप को देश से छटा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, और वो देश के कामों में अपना पूरे जी जान से योगदान नहीं करेंगे, जिससे देश जितना तरक्की करना चाहिए उतना तरक्की नहीं कर पाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक गोरे लोग रहते हैं और एक काले लोग रहते हैं। अगर गोरे लोग पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लें, यानी कि सरकार भी उन्हीं की हो, पुलिस भी उन्हीं की हो, अदालत भी उन्हीं की हो, तो काले लोग कहाँ जाएंगे, है ना? काले लोग का कोई सुनने वाला होगा? नहीं होगा। तो क्या वो काले लोग जो हैं जिनका कलर काला है वो अपने पूरे दिल से अमेरिका के तरक्की में मदद करेगा? नहीं करेगा। वो पूरे दिल से काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि गोरे और काले के बीच में एक लड़ाई तो जगेगा ही, साथ ही साथ ये होगा ना कि देश का जो तरक्की है वो भी रुक जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि किसी भी देश का जो सत्ता है उस सत्ता पे किसी भी एक वर्ग विशेष का अधिकार ना हो। देश के सत्ता पे देश में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। तभी देश जो है वो पूरे तरीके से तरक्की कर पाएगा और देश में रहने वाले जो लोग हैं वो खुशी खुशी देश के तरक्की में अपना योगदान दे पाएंगे और खुशी खुशी रह भी पाएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेंगे। एक बेल्जियम नाम का देश है उसका एग्जाम्पल लेंगे और एक श्रीलंका नाम का देश है उसका एग्जाम्पल लेंगे और इसके जरिए समझेंगे कि अगर सत्ता में साझेदारी ढंग से किया जाए तो कोई देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और अगर सत्ता में साझेदारी ढंग से ना किया जाए तो कोई देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ये दोनों चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेल्जियम से। बेल्जियम क्या है? तो यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। अगर हम उसका ये करें मतलब कि उसका क्षेत्रफल के हिसाब से देखें उसको, तो हमारे हरियाणा से भी छोटा है वो। बात करें वहाँ की आबादी का, तो वहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जो कि हमारे हरियाणा जो स्टेट है ना उससे आधी है। हरियाणा की आबादी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है, तो वहाँ पे 1 करोड़ की आबादी है। लेकिन ये 1 करोड़ की आबादी जो है ना वो तकरीबन 3 मोटे मोटे धर्म विशेष में या तो कह सकते हो समुदाय विशेष में बटा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उन तीनों के बारे में। आइए चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे जो 3 जो लोग बटे हुए हैं, 3 हिस्सों में जो बटे हुए हैं, पहला है, एक है फ्लेमिश नाम का एक इलाका है, वहाँ पे रहने वाले लोग, और दूसरा है बेलोनिया नामक इलाका, वहाँ पे रहने वाले लोग। ये जो फ्लेमिश नाम का जो इलाका है वहाँ पे इस पूरे 1 करोड़ का तकरीबन 59% लोग यहाँ पे निवास करते हैं और जो 40% लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? बेलोनिया में। अब ये जो 59% लोग हैं ना ये डच भाषा बोलते हैं। ये एक भाषा है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, उसी तरीके से डच भी एक भाषा है। ये डच भाषा बोलते हैं जो कि फ्लेमिश में रहते हैं, और जो बेलोनिया में रहने वाले लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि दोनों की स्थिति क्या है। तो ये थोड़े से पिछड़े हुए थे और ये थोड़े से समृद्ध थे। पिछड़े हुए से क्या मतलब है? इनके पास ज़मीन जायदाद उतना ज़्यादा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, इनके मकान बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, नौकरी नहीं था इनके पास, ये सारा कुछ इनके साथ प्रॉब्लम था। लेकिन ये जो 40% वाले जो लोग थे ना जो फ्रेंच बोलते थे, ये समृद्ध थे, इनके पास पैसा भी था, ज़मीन भी था, मतलब हर तरीके से ये खुश थे, अच्छा जीवन गुजार रहे थे। और ये थोड़े से पिछड़े हुए थे। आप लोग कहोगे सर ये तो 59 और 40 मिला करके लगभग 99 हो रहा है, तो 1%, तो 1% लोग जो थे ना वो जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक है, तो ये रहा पूरे देश का सिनारियो को। पूरे देश में क्या हाल था? पूरे देश में तकरीबन 60% कह सकते हैं इसको जो कि डच भाषा बोलते थे और 40% फ्रेंच भाषा बोलते थे। अगर हम इस 1% को नेग्लेक्ट कर दें तो इनकी आबादी ज़्यादा थी, इनकी आबादी
कम थी। अब इन दोनों में क्या होना चाहिए था, एक बढ़िया तालमेल होना चाहिए था, ताकि देश क्या कर सके, तरक्की कर सके। अगर दोनों में तालमेल नहीं होगा, दोनों आपस में मतलब मुक्केबाजी करते रहेंगे, तो क्या होगा, देश टूट जाएगा, दो हिस्से में बट जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छा एक तालमेल बनाया, और ऐसा तालमेल बनाया कि आज बेल्जियम दुनिया के अच्छे देशों में गिना जाता है। वो तालमेल इन्होंने कैसे बनाया, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, वो सब अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि तालमेल बनाने की जरूरत थी इसके और इसके बीच में। क्यों जरूरत थी, क्योंकि ये लोग पिछड़े हुए थे और ये लोग समृद्ध थे, तो इन लोगों के बीच में थोड़ा सा गुस्सा था, ठीक है। और जो गुस्सा सबसे ज्यादा देखने को मिला था वो कहाँ देखने को मिला था, यहाँ पे, ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यहाँ देखने को मिला था। यहाँ पे बात ठीक उल्टा था पूरे देश का। पूरे देश में 60% लोग जो थे वो कौन थे, डच थे। लेकिन अगर ब्रुसेल्स में देखें तो डच की आबादी कितनी थी, मात्र 20% थी। और पूरे देश में जो फ्रेंच बोलते थे वो कितने थे, 40% थे। लेकिन ब्रुसेल्स में अगर देखोगे तो पूरे मतलब ये का देखा जाए, पूरे ब्रुसेल्स में रहने वाले लोगों का तो 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी तो था। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब बिखराव, बहुत तरीके के लोग यहाँ पे रह रहे थे और उनके बीच में एक तालमेल बैठाना जरूरी था। क्या उन्होंने वो तालमेल बैठाया, अगर बैठाया तो कैसे बैठाया, ये हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब हम लोग एक दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, एक दूसरे देश का। वो देश का नाम है श्रीलंका। हम लोग देखे हैं भारत के नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा देश है, लटका हुआ सा रहता है मतलब मैप में, वही वाला देश श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या है भाई, तो दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है, मतलब समुद्र में है, द्वीपीय देश है, जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं हम लोग का जो हरियाणा है उसके बराबर है। अब यहाँ भी लोग जो है ना वो 3 हिस्से में बटे हुए हैं। 3 हिस्सा कौन सा, तो भाषा के आधार पे ही बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंहली नाम का एक भाषा है वो बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तमिल बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईसाई हैं, ठीक है। भाषा बोलो कुछ भी बोले, हम धर्म की बात करते हैं वहां पे, वो लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अब बात करें इन सिंहलियों का, तो इनकी आबादी इस पूरी आबादी का लगभग 74% है, यानी कि 100 में से 74 आदमी कौन है, सिंहली है, ठीक है। और ये जो सिंहली हैं वो किस धर्म को मानने वाले थे, बौद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। अब बात करते हैं तमिल की। तमिलों की आबादी लगभग 18% थी, यानी कि 100 में से 18 लोग जो श्रीलंका में हैं वो क्या है, तमिल हैं। अब ये तमिल 2 तरीके के थे। एक तमिल तो वो थे जो कि श्रीलंका के मूल निवासी थे, यानी कि वहाँ के अस्थायी निवासी थे, और कुछ ऐसे तमिलियन थे जो कि भारतीय मूल के थे। भारतीय मूल से क्या मतलब है, मतलब ये कि उन्हें भारत से पकड़ के श्रीलंका में ले जाया गया था। लेके कौन गया था भाई, अंग्रेज लोग लेके गया था। अंग्रेज श्रीलंका पे भी कब्जा किए हुए था और भारत पे भी कब्जा किए हुए था। अब श्रीलंका में बहुत से ऐसे मतलब टी वगैरह मिलते थे, जहाँ पे खदानों में रबर वगैरह मिलते थे, काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती थी। तो मजदूर भारत में बहुत ही आसानी से अवेलेबल था, तो यहाँ से खास करके तमिलनाडु से पकड़ पकड़ के मजदूरों को वहाँ ले जाया जाता था। तो वो मजदूर वहाँ गए, वहीं बस गए, वहीं पे काम किया, वहीं पे अपने बाल बच्चों को जन्म दिया उन्होंने, तो उनके बाल बच्चे वहीं के होके रह गए, तो उनको कहा जाता है भारतीय मूल के निवासी, ठीक है। तो कुछ ऐसे तमिल थे जो कि भारतीय मूल के थे और तमिल भाषा बोलते थे, जो हमारे तमिलनाडु में बोला जाता है ना, वही वाला भाषा। तो जो वहाँ के अस्थाई तमिल थे वो लगभग 13% हैं, और जो भारतीय मूल के तमिल हैं वो कितना है, 5% है। दोनों मिलाकर के 18% हो गए। धर्म की बात करें कि ये किस धर्म को मानने वाले हैं, तो या तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या तो फिर मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। इनमें से बौद्धिस्ट कोई नहीं है। हाँ, अब जो तीसरा तरीके का लोग यहाँ पे थे वो ईसाई थे, जो कि तकरीबन 7% था इनका आबादी। और ये ईसाई अगर हम भाषा देखें तो ये सिंहली भी बोल लेते हैं और तमिल भी बोल लेते हैं। तो इन तीनों के बीच में भी एक अच्छा तालमेल बैठना चाहिए था, जिससे कि श्रीलंका का क्या हो, बढ़िया ग्रोथ हो, श्रीलंका बहुत अच्छे से तरक्की करे और श्रीलंका में रहने वाले जो लोग हैं, जो आबादी हैं, वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। लेकिन क्या इन्होंने वैसा किया जैसा करना चाहिए था? नहीं किया। इन्होंने मतलब बड़ी दूसरे तरीके से वहाँ का लोकतंत्र का संरचना किया और लोकतंत्र ऐसा बनाया जिससे कि वहाँ के लोग आपस में ही लड़ बैठे। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोग कहोगे कि सर जहाँ पे जिसकी आबादी ज़्यादा है वहाँ पे उसी का राज होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताओ, अगर आबादी ज़्यादा होने से या किसी का रंग गोरा होने से या किसी के पैदा पहले हो जाने से अगर सारा का सारा अधिकार उसी को दे दिया जाए, तो जिसकी आबादी कम है या जिसका रंग काला है या जो बाद में पैदा हुआ है उसको बड़ा दुख होता है। मैं आपके घर का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप
3 भाई हो और आप सबसे छोटे हो और आपके घर में सारा अधिकार आपके भाई को दे दिया जाए, वो आपको थप्पड़ लगा दे, बढ़िया खाना बने तो उसी को पहले मिले, आपको ना मिले, है ना, उसके जो पुराने कपड़े हैं वो आपको छोटे कर करके सील के दे दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा? भाई बाद में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम बंधुआ मजदूर हैं, हम गुलाम हैं किसी के, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करोगे, अपने घर से कटे हुए महसूस करोगे, है ना। हर फेस्टिवल में, हर फंक्शन में बड़े भाई को लेके जाया जा रहा है, नानी घर जाने की बात आई तो बड़ा भाई जाएगा माँ बाप के साथ में, आप छोटे हो, आप घर पे ही रहोगे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? बुरा लगेगा ना। अब हम लोग शरीर का बात करते हैं। मान लो पूरा अपना जो देश है, कोई भी देश, अपने शरीर से उसको रिलेट करो कि पूरा का पूरा जो शरीर है वो एक देश है, ठीक है। और शरीर का अगर कोई हिस्सा शरीर से खुश नहीं रहे, खुश नहीं रहने का मतलब क्या है, वो ढंग से काम नहीं करे, तो क्या वो इंसान एक कंप्लीट इंसान कहलाएगा? क्या वो इंसान उतनी बढ़िया से रिएक्ट कर पाएगा जितना बढ़िया से एक बढ़िया इंसान कर पाएगा? मान लो किसी का ये हाथ खराब रहे, वो रिएक्ट नहीं करे, क्यों भाई? क्योंकि वो इंसान इस पर ध्यान ही नहीं देता था, ये खराब हो गया, तो वो विकलांग कहलाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटी से छोटी चीज़ का भी पूरा ख्याल रखोगे तभी कोई भी चीज़ मुकम्मल होता है, तभी कोई भी चीज़ कंप्लीट होता है। अगर आप किसी के बारे में भी ध्यान देना छोड़ दोगे ना, तो वो चीज़ क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा आपसे, और गुस्सा हो करके वो पूरे जी जान से आपका साथ नहीं देगा। और अगर आपका साथ नहीं दे तो अगर बात आपके शरीर की हो रही है तो आपका शरीर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, बात अगर आपके देश की हो रही है तो आपका देश अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सभी का ध्यान रखना जरूरी है। तो इन 2 एग्जाम्पल के जरिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने लोगों को एक साथ मिलाया और इन्होंने किस तरीके से अपने लोगों को एक दूसरे से बांट दिया, और दोनों का क्या कंडीशन है हम लोग वो भी देखते हैं। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड में। अब हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका ने किस प्रकार अपने यहाँ सत्ता का बंटवारा किया और उनके इस बंटवारे से वहाँ के देशवासियों पर और वहाँ के देश पर क्या प्रभाव हुआ। बात करते हैं बेल्जियम का कि उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने अपने यहाँ जो विविधता था उसको स्वीकार किया। उन्होंने माना कि हमारे यहाँ 2 अलग तरह के या 3 अलग तरह के लोग रहते हैं। मान लीजिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप किसी एक समुदाय विशेष से बिलोंग करते हैं, आपका कोई एक कास्ट है और आपको सेम कास्ट का एक और लड़का मिल जाए तो आप में दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो उसके साथ, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है। लेकिन यही अगर वो दूसरे कास्ट का रहे तो हम लोग उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है, हम लोग हो जाते हैं कंफर्टेबल, लेकिन ज़्यादातर केसों में देखा जाता है कि जो अपने कास्ट के लोग होते हैं ना, उससे ज़्यादा कंफर्ट मतलब महसूस होता है लोगों को। तो बेल्जियम के लोगों ने भी कहा कि कोई एक इंसान, जैसे कि वहाँ पे डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग वहाँ के शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम चाहे कितना भी अच्छा फैसला क्यों न ले लें, थोड़ा सा फेवर आ ही जाएगा। मतलब हम डच भाषियों की तरफ थोड़ा सा फैसला कर देंगे, कुछ ऐसे कानून बना देंगे जिससे डच भाषियों का फायदा हो जाए और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो जाए। तो ये गलत है। अगर देश का कोई एक तबका तरक्की नहीं कर पाएगा तो पूरा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक ऐसा सरकार बनाएंगे जहां पे एकदम दोनों हम लोग समान स्थिति में रहें, और उन्होंने एक नियम बनाया और उस नियम के आधार पे सरकार बनाया और आज भी बहुत अच्छे से वहां वो सरकार चल रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है कि उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक जो विविधता था उसको स्वीकार किया कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। हम लोग मानेंगे सबसे पहले इस बात को, किसी भी चीज को मानना जरूरी होता है, ठीक है। इंसान को इंसान मानिएगा ना तब उसके बारे में सोचना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप किसी को इंसान ही नहीं मानते तो उसके बारे में क्या खाक सोचेंगे, ठीक है। उन्होंने माना इस बात को और उन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर के 1993 के बीच में जो अपना संविधान था उसमें 4 बार संशोधन किया। और ये संशोधन क्यों किया जाता था, संशोधन का मतलब होता था बदलाव। बदलाव क्या, मान लो कोई नियम गलत बन गया तो उसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। नियम किस लिए बनता है, पब्लिक की भलाई के लिए। मान लीजिए हम कुछ एक ऐसा नियम बना देते हैं जिससे पब्लिक का भलाई हो ही नहीं रहा है, पब्लिक और परेशान है, तो भाई वो नियम किस काम का। किसी एक को खुश कर रहे हो, किसी को दूसरे को दुख दे करके, तो ये कहीं से भी अच्छा थोड़े है। कुछ ऐसा नियम बनाओ ना जिससे दोनों इंसान खुश रहे। तो इन्होंने मतलब ऐसा देखा कि कोई एक ऐसा नियम बन गया जिसकी वजह से किसी एक धर्म विशेष को या किसी एक समुदाय विशेष को फायदा हो रहा है, तो उन्होंने उस नियम को चेंज किया और ऐसा नियम लाया जिससे सभी को फायदा हो।
तो ऐसा ऐसा करने के लिए उन्होंने 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया, और ये संशोधन सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि वहाँ के लोग कैसे रहें, मिलजुल कर रहें। उन्होंने एक मॉडल अपनाया, सरकार जो बनाया उन्होंने एक मॉडल अपनाया, और वो मॉडल कैसा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सरकार बनाया और कहा कि ये केंद्र सरकार रहेगा, और केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग जो केंद्र सरकार बनाएंगे, जो सबसे ऊपर का सरकार होगा, वहां पे जितना मंत्री रहेंगे डच बोलने वाले, उतने ही मंत्री रहेंगे फ्रेंच बोलने वाले। और एक बात और, कोई भी नया कानून तभी पास होगा जब डच बोलने वाले मंत्री भी बोलेंगे कि हाँ ये कानून सही है, और फ्रेंच बोलने वाले मंत्री भी बोलेंगे कि हाँ ये कानून सही है। मतलब ये नहीं हो कि डच वाला अपना बात मनवा ले डच बोलने वाला, या तो फ्रेंच बोलने वाला अपना बात मनवा ले, ठीक है, ऐसा नहीं हो, दोनों बराबर बराबर रहेंगे। मान लो कि कोई एक ऐसा कानून आया जिससे फ्रेंच बोलने वाले लोगों को तकलीफ हो, तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई ये कानून नहीं चलेगा, ठीक है, वोटिंग करवाया जाएगा, तो दोनों का संख्या बराबर बराबर है। अब फ्रेंच वालों को दिक्कत है उससे, तो फ्रेंच वाला वोट नहीं देगा उसके फेवर में, जब वोट ही नहीं देगा तो वो कानून पास नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा बनाया जिससे कि कोई गंदा कानून पास ही नहीं हो सके, इस तरीके से एक मॉडल अपनाया, ठीक है। तो सोचिए कितना अच्छा समझदारी का इन्होंने काम किया था। मैंने वो भी लिखा है कि समान दोनों की मंत्रियों की संख्या क्या हो, समान हो, और हाँ दोनों की सहमति के बाद ही कोई नया कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा केंद्र सरकार तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पूरा बेल्जियम है वो तकरीबन 2 बड़े बड़े राज्यों में बसा हुआ है, और दोनों राज्य जो हैं वो अलग अलग लोगों से भरे हुए हैं। एक में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और दूसरे में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो क्यों ना हम 2 क्षेत्रीय सरकार बना दें, और जहाँ पे डच ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं वहाँ पर डच लोगों की सरकार बना दें, और जहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर फ्रेंच लोगों की सरकार बना दें। क्योंकि फ्रेंच बोलने वाला फ्रेंच के दुख दर्द को अच्छे से समझ सकता है, क्या उसको ज़रूरत है इस बात को अच्छे से महसूस कर सकता है, और उस दुख दर्द को दूर भी कर सकता है फ्रेंच बोलने वाला अपने साथियों का। इसी तरीके से डच बोलने वाले अपने साथियों का दुख दर्द दूर कर सकता है। तो उन्होंने 2 क्षेत्रीय सरकार बनाए और उसको अच्छा खासा शक्ति दिया कि तुम भाई अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे कि इंडिया में क्या है, केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी बिहार में नीतीश जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है कि नहीं, और वो पूरी तरीके से केंद्र पे डिपेंडेंट नहीं है। ये अपना फैसला, कुछ कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो राज्य सरकार खुद लेती है, उसको केंद्र से कोई मतलब नहीं। हाँ, केंद्र सरकार का मानना है, लेकिन इसका अपना भी कुछ फैसला चलता है, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने भी वैसे ही किया था, बेल्जियम में भी उन्होंने क्या किया था कि 2 राज्य बनाए, 2 राज्य सरकार बनाए और उसको अच्छा खासा ताकत दिया, ठीक है। बोले आप अपना राज करो और आप अपना राज करो, और आप दोनों को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए केंद्र सरकार रहेगा कि आप अच्छे से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कितना अच्छा बंटवारा हो गया। बात रह गया सिर्फ एक राजधानी का, ब्रुसेल्स का। वहाँ पे क्या किया, एक नया सरकार बनाया गया। बोले यहाँ पे एक अलग तरीके का सरकार रहेगा, और यहाँ पे भी जो सरकार रहेगा ना, उसमें मंत्रियों की जो संख्या होगी वो डच बोलने वाले जितने मंत्री रहेंगे उतने ही मंत्री ये फ्रेंच बोलने वाले भी रहेंगे। तो सोचो कितने अच्छे से दोनों ने एक दूसरे को मतलब इज्जत दिया, और इज्जत देने से तो आज देखो बेल्जियम कहाँ है, काफ़ी तरक्की कर गया है बेल्जियम। इसके अलावा भी वहाँ एक तीसरे तरीके की सरकार बनी है जिसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। वो क्या करता है भाई, तो कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कि सरकार उतने अच्छे से नहीं टैकल कर पाती है, उसके लिए ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों का जो उस मसले में एक्सपर्ट हों। जैसे कि धार्मिक मसला आ गया, तो धार्मिक मसले में उतना अच्छा से सरकार फैसला नहीं ले पाता जितने अच्छे से धार्मिक लोग फैसला ले पाते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीके का सरकार बना दिया गया। तो देखने में थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है कि सब अलग अलग तरीके से सरकार को बांट दिया गया, लेकिन ये बहुत अच्छा है। लोग यहाँ के बहुत खुश हैं इस सरकार से, काफ़ी अच्छे से ये सरकार रन कर ये तो बेल्जियम देखो कितना ग्रो कर रहा है। बेल्जियम आज मतलब दुनिया के विकसित देशों में से आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जस्ट पड़ोस में जो लिखा हुआ है श्रीलंका, उन्होंने क्या किया और आज वो कहाँ है वो भी देखते हैं। तो ये जो श्रीलंका है इसको आज़ादी इंडिया के साथ ही मिली थी, थोड़े लेट से मिला था 1948 में। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिंहलियों का जो संख्या था वो ज़्यादा था, जिन्होंने कहा कि भाई राज्य में सरकार भी ऐसा होना चाहिए जिसकी संख्या ज़्यादा रहे, भाई राज करेगा। हम लोग बाकी सबको दबा के रखेंगे, हम लोग लड़ाई लड़े हैं, हम लोग आज़ादी का लड़ाई लड़े तो भाई फ़ायदा भी हम ही लोग उठाए, मलाई हम लोग मारेंगे। तो सिंहलियों ने अपनी सरकार बना ली, तमिलों का कुछ नहीं सुना। ठीक है भाई, तुम लोग ज़्यादा संख्या में बलिदान दिए, ज़्यादा लोग मारे गए आज़ादी की लड़ाई में, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि तमिल लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा, उन्होंने भी लड़ा था, तो उनको भी थोड़ा बहुत हिस्सेदारी दीजिए। अच्छा, सरकार किस लिए होता है? सरकार होता है जनता की सेवा करने के लिए। सेवा कौन करता है? नौकर करता है। और कोई भी इंसान नौकर होना पसंद करेगा?
मान लो एक बड़ा सा घर है, उसमें एक नौकर है, ठीक, जो कि सारा काम करता है, तो उस नौकर को कैसा लगेगा? अगर 10 नौकर दे दिया जाए तो जो पहले से एक नौकर था वो खुश होगा या दुखी होगा? वो खुश होगा, क्योंकि काम बांटने वाले लोग आ गए। कब? जब वहाँ पे वो नौकर काम कर रहा होगा तब। अब मान लो कि उस घर में, जिस घर में नौकर काम कर रहा था, वहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ है और वो डेली वहाँ से चोरी कर करके अपने घर लेके जाता है। तब अगर 10 और नौकर दे दोगे उसको, तब वो नौकर दुखी हो जाएगा कि अब तो यार ये तो हमको चोरी करने नहीं मिलेगा, या तो अगर चोरी करेंगे भी तो हमको बाकी 10 में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चोर लोग होते हैं ना, उनको दिक्कत होता है कि ज़्यादा लोग आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ जो था, सिंहलियों ने वही देखा। इन्होंने सोचा कि भाई हम लोग राज करेंगे, जो भी है शासन वगैरह अपने हाथ में ले लेते हैं, जो भी फ़ायदा होगा सिंहली लोगों का खूब फ़ायदा कराएंगे, बाकी तमिलों को ऐसे ही दबा के रखेंगे। मतलब इन्होंने जनता का सेवक होना गवारा नहीं किया, बल्कि डिक्टेटरशिप लागू कर दिया, मतलब तानाशाही करना चाहा। ठीक है, कि हम तुमको दबा के रखेंगे, तुम दब के रहो। और उन्होंने सत्ता पे कब्जा भी कर लिया, और कब्जा करने के बाद कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे कि तमिलों का दिल एकदम से दुख गया। कानून क्या था, आइए देखते हैं। उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया, और बनाने के बाद कहा कि भाई जो सिंहली भाषा है वो देश का एकमात्र राजभाषा रहेगा। हम लोग सिंहली भाषा ही बोलेंगे, कोई और भाषा नहीं बोलेंगे। राजभाषा के रूप में इसी को स्वीकृति मिली। तो अगर आप तमिल वालों को, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, बंगाली को अगर आप ज़बरदस्ती कहोगे कि हिंदी बोलो तो उसको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलों को वही कहा जा रहा था कि आप अब सिंहली बोलोगे, ठीक है, तमिल नहीं बोलोगे। उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करें, सरकार उनकी थी तो उन्होंने अब बोल दिया था तो करना था। इसके अलावा इतने में ही हद नहीं किया, उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी नौकरियां होगी उसमें सिंहलियों को पहले भर्ती किया जाएगा। अगर फिर भी कोई सीट बचा हुआ रह गया तब जाके तमिल लोग को वो सीट मिलेगा। उसमें भी जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां होंगी ना, उस पे सिंहली लोग रहेंगे, और बाकी जो छोटे छोटे झाड़ू मारने वाले जो ये होंगे, कैटेगरी के जो नौकरी होंगी, उनमें तमिलों को भर्ती किया जाएगा। ये भी नाजायज था, लेकिन उन्होंने ऐसा कानून बनाया। तीसरा, सरकारी स्कूल कॉलेज में जो एडमिशन होता है उसमें सिंहली बच्चों को प्राथमिकता दिया जाएगा। पहले सिंहलियों का एडमिशन लिया जाएगा, उसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है तब जाके तमिलों का एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब इतना सब सुनने के बाद तमिल लोग पर क्या गुजर रहा होगा? वो लोग गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। यहीं पे हद नहीं हुआ, उन्होंने और क्या किया, जैसे कि सिंहली लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देना स्टार्ट कर दिया। और जब भी किसी भी देश का सरकार किसी धर्म का बात करने लगे, समझ जाओ कि वो सरकार नकारा है, वो काम नहीं करना चाहती, वो सब लोगों को एक साथ जोड़कर नहीं चलना चाहती। और जो सरकार एक साथ जोड़कर नहीं चले, किसी एक मेजॉरिटी को एक साथ लेकर के चले कि भाई इसके वोट से हमारा सरकार बन जाएगा, वैसा सरकार नकारा होता है। ठीक है, वो धर्म का बात करके राजनीति कर रहा है, अपना राजनीति का रोटी सेक रहा है, वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। यहाँ पे भी वही हुआ, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना स्टार्ट कर दिया। मतलब बौद्ध धर्म, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मतलब मान लो कि जो मूर्ति है, जो ये है, बौद्ध धर्म का मंदिर बन रहा है, और हिंदू धर्म का जो मंदिर है वहाँ उसको तोड़ दिया जा रहा है। जो मस्जिद है मुसलमानों के लिए उसको तोड़ दिया जा रहा है। तो ये गलत था, इन लोगों को बड़ा दुख हुआ। अब ऐसा दुख हुआ कि ये लोग नाराज हो गए। क्या हो गए? तमिल की जो जनता थी वो क्या हो गई? नाराज हो गई। और उन्होंने सरकार और वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको अपना दुश्मन मान लिया कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए तो सोच नहीं रहे हैं भाई, नुकसान के लिए और ज़्यादा सोच रहे हैं। फ़ायदा तो खैर करा नहीं सकते, नुकसान कराए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी बना ली कि अब हमारा एक अलग से पार्टी रहेगा। और इस पार्टी का कुछ मांग था। मांग क्या था? सबसे पहला मांग था कि तमिल को राजभाषा बनाओ। अगर आप सिंहली को राजभाषा बनाए हो तो तमिल को भी बनाओ, 2 भाषा बोलेंगे लोग, है ना। जैसे इंडिया में ही है, इतने सारे भाषा हैं, किसी को राजभाषा बोला जाता है क्या? नहीं ना। हिंदी हमारा है, मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश भी उतने ही लोग बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना, कन्नड़ बोलते हैं, महाराष्ट्र में मतलब मराठी बोलते हैं। हर भाषा बोलने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पे आज़ादी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तमिल को भी राजभाषा बनाओ, और शिक्षा और रोजगार में हमें भी उतना ही अवसर मिलना चाहिए जितना कि सिंहलियों को मिल रहा है। तो कोई नाजायज मांग नहीं था, लेकिन सरकार मांग नहीं रही थी। अब मांग नहीं रही थी और ये परेशान थे ही, तो क्या होगा? लड़ाई होगा। तो लड़ाई करने के लिए एक बढ़िया सा सेना चाहिए। तो इन्होंने भी सेना बनाया, लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया, जो कि उग्र संगठन था। उग्र संगठन, मारपीट
पीठ में भरोसा करने वाला, ठीक है। उसने एक लंबा लड़ाई लड़ा, बहुत लंबा लड़ाई चला, और वहाँ के जो तमिल और सिंहली में जो लड़ाई हुआ इतना लंबा चला कि कहा नहीं जा सकता। इस लिट्टे का फुल फॉर्म आप लोग जरूर देखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेट पे सर्च कीजिए गूगल पे और कमेंट में मुझे बताइए कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो लिट्टे नाम का एक उग्र संगठन बनाया जो कि तमिलों का है। इसने क्या किया, सिंहलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तो देखिए सिंहली भी कहाँ के थे, श्रीलंका के थे, और ये जो तमिल थे वो भी कहाँ के थे, श्रीलंका के थे। तो मतलब एक देश के अंदर ही लड़ाई हो रहा है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि एक घर के अंदर लड़ाई हो रहा है। और जब घर के अंदर ही लड़ाई हो, घर वाले लोग ही लड़े उस लड़ाई को, तो उसको कहा जाता है गृह युद्ध। तो यहाँ श्रीलंका में क्या हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इन्होंने बात को समझा तो तरक्की कर गए, और इन्होंने बात को नहीं समझा तो देखिए कहाँ चले गए। तो श्रीलंका और बेल्जियम से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा भी हम लोग और भी तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए एक दो टॉपिक और हम लोग देखते हैं और देखने के बाद चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको कवर करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ये क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते रहता है। तो इसका जवाब है कि हाँ। अब क्यों भाई, तो मैंने लिखा है क्योंकि ऐसा करने से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। अगर आप किसी देश के सत्ता में उस देश के रहने वाले सभी समूहों को, सभी वर्गों को हिस्सा दे दोगे तो वे लोग फिर आपस में क्यों लड़ेंगे, ना तो लड़ेंगे और ना ही झगड़ेंगे, तो उनके बीच में आपस में कोई टकराव नहीं होगा। तो टकराव की स्थिति को कम किया जा सकता है सत्ता की साझेदारी से। इसके अलावा सत्ता का जो बंटवारा है ना, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी ठीक है। किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए। अगर एक ही इंसान को सारा का सारा पावर दे दोगे तो फिर उस इंसान में और राजा में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये तो पुरानी वाली बात हो गई ना, राजशाही वाली, कि वही राजा सारा फैसला लेगा, ना तो किसी का सुनेगा ना ही किसी का मानेगा। तो फिर राजा ही रहने देते ना, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा करके राजा को भगाए, वोट दिया और ये किया, और एक ऐसे इंसान को चुन दिया जो कि सारा फैसला खुद लेगा, किसी का सुनेगा नहीं। तो कोई फ़ायदा होता नहीं होता। तो लोकतंत्र की खूबसूरती बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सत्ता का क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए, ठीक है। सब लोग मिल करके कोई भी फैसला करे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देश के विकास में सभी वर्ग, मतलब कि उस देश में रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं, अपना योगदान दें। इसके लिए जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी हो, ठीक है। अगर कोई वर्ग, मान लीजिए कि एक देश में 20 प्रकार के लोग रहते हैं, 20 वर्ग के लोग रहते हैं, आपने इस वर्ग के जो यहाँ पे लोग हैं इसको सत्ता में कोई साझेदारी ही नहीं दिया है, तो ये क्यों देश के लिए काम करे। जब देश इसके लिए नहीं कर रहा है तो ये देश के लिए क्यों करेगा भाई, वो तो खुद को कटा हुआ महसूस करेगा ना। तो इस देश का, इस पूरे देश का ये वाला जो अंग है ना, वो क्या होते रहेगा, धीरे धीरे खराब होते रहेगा। और जब भी किसी का कोई अंग खराब होता है तो बड़ा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला अंग खराब हो जाएगा। तो और वैसे भी एक चीज़ कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताओगे आत्मा कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो शासन का जो बंटवारा है वो किस तरीके से किया जाता है। तो 3-4 तरीके से बंटवारा किया जाता है। मेनली तो 2 ही तरीके से किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 तरीके से लिखा है। पहला जो बंटवारा है वो होता है क्षैतिज बंटवारा। क्षैतिज बंटवारा में क्या है भाई, तो इसके 3 हिस्से बनाए जाते हैं। एक को विधायिका कहा जाता है, एक को कार्यपालिका और एक को न्यायपालिका। ये विधायिका में कौन हो गए भाई, नेता लोग हो गए। कार्यपालिका में कौन हो गए, जो आईएएस ऑफिसर, जो डीएम वगैरह होते हैं वो हो गए। और न्यायपालिका में कौन हो गया, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये सारे हो गए। विधायिका जो है उसका काम है कानून बनाना, ये लोग कानून बनाते हैं। और ये जो कार्यपालिका है ना, जो आईएएस वगैरह, जो डीएम वगैरह हैं, वो इसके द्वारा बनाए गए कानून को अच्छे से लागू करते हैं, ठीक है। अब जो भाई इसने कानून बनाया, इसने लागू किया, अब लागू करने में कोई शरारती तत्व बदमाशी न करे, कानून को लागू करने में रुकावट पैदा न करे, या तो और भी जो लोग रह रहे हैं उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, किसी के साथ कोई बदमाशी ना हो। मतलब ये कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी एक चीज़ का होना जरूरी था, तो उसके लिए न्यायपालिका बनाया गया। ये क्या करेगा, तो देश में उपद्रवियों पर लगाम लगाएगा। तो ये 3 जो ये हैं, इनके बीच में सत्ता को बांट दिया गया। तो ये तीनों कोई भी किसी से
कम नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि यहाँ पे ये तीनों जो हैं वो सभी क्या हैं, समान है। ठीक है, और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि कोई भी अंग अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सके। ये अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है तो नेता लोग के पास पूरा अधिकार है कि उसका ट्रांसफर कर दे या तो फिर उसको क्या करे, रेजिग्नेशन दे दे उसको, है ना, आराम से उसको कहे कि तुम भाई सस्पेंड हो गया। ठीक, और अगर नेता लोग कुछ गलत करता है तो पुलिस के पास पूरा अधिकार है कि वो जाकर के उसको गिरफ्तार कर ले, कोर्ट कचहरी हो और उसको सजा मिले। ठीक है, हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे नेता भी जेल में है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने देख रखा है। तो ये तीनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, नज़र रखते हैं और साथ ही साथ पब्लिक की भलाई के लिए भी काम करते रहते हैं। दूसरा चीज़ है, और हाँ ऐसा मतलब इन तीनों को इसलिए और भी बनाया गया है, सत्ता का संतुलन क्या रहे, बना रहे। सत्ता का संतुलन का मतलब कोई किसी पे भारी न पड़ जाए, है ना, तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। चलिए आगे बोलते हैं। आगे एक को बोला जाता है अस्तरीय बंटवारा। ये क्या था, क्षैतिज बंटवारा, मतलब कि एक समान, और एक हो गया अस्तरीय बंटवारा, मतलब अस्तर वाइज, एक ऊपर है उसके बाद सत्ता को इस तरीके से बांटा गया। जैसे कि सबसे ऊपर में रखा गया केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार से कम शक्ति दी गई है राज्य सरकार को। ठीक है, मतलब ये है कि ये भी एक प्रकार का सरकार ही है, इसके पास भी कुछ पावर है, लेकिन केंद्र सरकार अगर कुछ बोल दे तो फिर इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके भी अपने कुछ अधिकार हैं, लेकिन केंद्र सरकार का बात ये मानेगा, ऐसा है। ठीक है, नियम बना हुआ है। और इससे भी नीचे कौन है, स्थानीय सरकार। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं तो केंद्र सरकार यहाँ पे मोदी जी की सरकार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, तो ये योगी जी की सरकार हो गया। और ये क्या है, तो आपके यहाँ देखोगे कि कोई सरपंच वगैरह होगा ना, वो उसकी सरकार, उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय सरकार। तो ये भी सत्ता का एक बंटवारा है जिसे क्या कहते हैं, स्तरीय बंटवारा कहते हैं। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक समूहों में भी सत्ता को बांट दिया गया है। ठीक है, बहुत से ऐसे सामाजिक या तो फिर राजनीतिक समूह हैं जो कि मतलब समाज के भले के लिए कार्य करते रहते हैं, तो उनको भी कुछ अथॉरिटी दिया गया है कि कोई चीज़ से रिलेटेड आप ही लोग अनाउंस किया करो ताकि पब्लिक उसको मान ले। जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मुसलमानों का एक ये है, ईद का जो चांद होता है वो भाई किसके बोलने पे मानेगा, सरकार बोल दे कि आज ईद का चांद हो गया तो मान लेगा, नहीं मानेगा। उसके लिए एक संस्था बना हुआ है, वहाँ से अनाउंस हो जाता है कि भाई आज ईद का चांद दिख गया है तो आप लोग कल से नमाज पढ़ लीजिए। ठीक है, कल आप ईद मना लीजिए। तो क्या हो गया भाई, एक अलग ही संस्था बना हुआ है, उसके पास ये पावर है कि ईद के चांद का इन्फॉर्मेशन वही अनाउंस करेगा। इसी तरीके से और भी धर्म से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको कुछ अलग अलग पावर दिए गए हैं और उनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, सरकार नहीं कहेगा कि हाँ तुमको आज अनाउंस कर देना है कि चांद हो गया है, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके का यहाँ पे शासन व्यवस्था है। इसके अलावा एक और बंटवारा है जिसको कहा जाता है आरक्षण। मतलब आरक्षण के जरिए कई देश ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऐसे समुदाय हैं, कुछ ऐसे धर्म विशेष के लोग हैं जिनको बहुत सताया गया है, जो बहुत पिछड़े हुए हैं समाज से। समाज का एक तबका तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन वो लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, या तो कई कई देशों में महिलाओं की हालत बहुत ख़राब है। तो उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि ये वाला जो सीट है, यहाँ से जो विधायक उठे हैं वो दलित सीट है। दलित सीट का मतलब क्या है कि वहाँ पर सिर्फ दलित ही उठ सकता है, कोई मतलब जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार वहाँ पे अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर सकता, दलित ही वहाँ का नेता बनेगा। तो ये क्यों किया गया, ताकि दलित समाज के जो लोग हैं उनका भी विकास हो सके, वहाँ के लोग भी तरक्की करें और अपने समुदाय के बारे में सोचें। और अगर सारा देश मतलब देश का सारा समुदाय एक साथ तरक्की करेगा तो देश भी अच्छे से तरक्की करेगा। तो ये था टोटल सत्ता का बंटवारा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इसके और भी चैप्टर चाहिए तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। पढ़ने में मज़ा आया है तो एक लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आप ही का फ़ायदा है, इससे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। साइंस और मैथ तो लगभग कंप्लीट है, साइंस तो पूरा कंप्लीट है, मैथ भी कंप्लीट होने को है और सोशल साइंस स्टार्ट ही कर दिए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।